नमस्कार, मैं पवन कुमार राघवेंद्रा क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पर डिस्कस किया और अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद हिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के वैदिक सिविलाइजेशन को दो पार्टों में इतिहासकारों ने बांटा, ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक पीरियड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बह गए थे, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी, ये भारत देश सुनसान और वीरान हो गया था। इस भारत देश में आर्य लोग आए, भेड़ बकरी और मवेशियों को चराने के पर्पज से आए और भारत में आकर के वो सिंधु नदी और उसके आसपास के इलाकों में बसे। जो आर्य लोग आए वो अपने साथ वैदिक सिविलाइजेशन को लेकर के आए थे, वैदिक सभ्यता को लेकर के आए थे और भारत में आकर के उन्होंने कौन सी सभ्यता डेवलप की? भारत में आकर के उन्होंने वैदिक सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता विकसित की। आर्य लोगों की जो मूल लैंग्वेज थी, जो मूल भाषा थी, वो संस्कृत थी। जो आर्य लोग आए थे अपने साथ किस प्रकार की सोसाइटी की व्यवस्था को लेकर के आए थे? वो पुरुष प्रधान, यानी कि जेंट्सों को, पुरुषों को सर्वश्रेष्ठ माना गया था इस ऋग्वैदिक पीरियड में या वैदिक सिविलाइजेशन में। जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों ने भारत में आकर के किस प्रकार के समाज की व्यवस्था की? आर्य लोगों ने भारत में आकर के एक पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था की और पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था में यही ऋग्वैदिक पीरियड है जहां पर सबसे पहले लोकल बॉडीज की शुरुआत की गई थी। लोकल बॉडीज या स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसी ऋग्वैदिक पीरियड में हुई थी। उस समय में भी लोकल बॉडीज के 3 लेवल थे, प्रेजेंट में भी लोकल बॉडीज के 3 ही लेवल हैं। लेकिन यहां पर प्रेजेंट में जो 3 लेयर बताए लोकल बॉडीज के, पंचायती राज, और पंचायती राज में भी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोकल बॉडीज के 3 लेयर थे या 3 स्तर थे, वो 3 स्तर थे सभा, समिति और विदत्त। ये 3 लोकल बॉडीज की व्यवस्थाएं थी ऋग्वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक पीरियड में जो सभी लोगों की लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। ऋग्वैदिक पीरियड में आर्य लोगों के एंटरटेनमेंट के साधन, मनोरंजन के साधन घुड़दौड़ थी, रथ दौड़ था, पासा खेलते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे। इस प्रकार से ये ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्य लोग थे, इस प्रकार से ये अपना मनोरंजन करते थे। आर्य लोग किस पशु की पूजा करते थे? आर्य लोग गाय की पूजा करते थे, गाय को पवित्र मानते थे। लेकिन यहां पर जो देवता था, आर्य लोगों का प्रमुख देवता कौन सा था या किस देवता को ये सबसे ज्यादा महत्व देते थे? ये इंद्र देवता को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। आर्य लोग किस प्रकार की खेती करते थे? आर्य लोग गेहूं की भी खेती करते थे, मटर की भी खेती करते थे। इस प्रकार से ये कृषि भी इनका प्रमुख व्यवसाय था और पशुपालन भी ये करते थे। आर्य लोग किस प्रकार जो व्यापार करते थे, उस व्यापारों के ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को या व्यापारिक समूह को किस नाम से संबोधित करते थे या व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? आर्य लोगों के टाइम पीरियड में व्यापारियों का समूह पणी कहलाता था। आर्य लोगों के टाइम पीरियड में ही जब वो भारत में आकर के बसे, उसी टाइम महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के जो वेद लिखे गए, वो सबसे पहला वेद ऋग्वेद लिखा गया, दूसरा वेद यजुर्वेद लिखा गया, तीसरा वेद सामवेद लिखा गया और चौथा वेद अथर्ववेद लिखा गया। ये जो चारों वेद लिखे गए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वेदों को लगाएं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे लास्ट वेद अथर्ववेद, ये 4 वेद लिखे गए। अब 4 वेदों का थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या या ऋग्वेद में मंडल कितने थे? ऋग्वेद में 10 मंडल थे। 10 मंडलों को जो लिखा गया, सबसे एंशियंट, सबसे प्राचीन मंडल कौन से थे? 2 से लेकर के 8 तक एंशियंट मंडल थे, यानी कि प्राचीन मंडल थे।
और जो नवीनतम ऋग्वेद के मंडल थे वो पहला था, 9वां था और 10वां मंडल था। ये मंडल नवीनतम मंडल थे। नवीनतम का मतलब ये है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि वेदों को पुनर्गठन किया गया, वेदों को रिवाइज करके लिखा गया। जो आज के समय में, जो प्रेजेंट में 2023 में जो हमारे पास वेद हैं, जो आज के टाइम पीरियड में वेद हमारे पास उपलब्ध हैं, उन वेदों को किसने लिखा था? उन वेदों को शुंग पीरियड में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखा गया था। लेकिन जो ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है, इन वेदों को पहले तो महर्षि वेदव्यास से शुरुआत हुई और अलग अलग व्यक्तियों ने इन वेदों के बारे में लिखा। लेकिन बाद में इन वेदों को रिवाइज करने का जो काम किया वो शुंग पीरियड में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। उसके बाद कभी भी इन वेदों को रिवाइज नहीं किया गया, या वेदों को मॉडिफाई नहीं किया गया, या वेदों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो वेदों में, ऋग्वेद में जो 10 मंडल हम पढ़ते हैं, उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट मंडल हैं, उनमें इंपोर्टेंट मंडल या तो तीसरा मंडल है भाई, थर्ड मंडल में किस प्रकार की व्यवस्था है, किसके बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, या गायत्री मंत्र के बारे, गायत्री मंत्र को लिखा गया है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है या किस देवता से रिलेटेड है, संबंधित है? गायत्री मंत्र सविता नामक देवता से रिलेटेड है, संबंधित है। आप लोग, हम लोग कई बार देखते हैं कि गायत्री मंत्र जो हम डायरेक्ट अगर हम बोलें तो गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य से है, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने जो लिखा वो सविता नामक देवता से संबंधित था। लेकिन बाद में हमने मान लिया, परंपराओं के अकॉर्डिंग माना। कैसे परंपराओं के अकॉर्डिंग माना? कि जो हम सुबह देखते हैं व्यक्तियों को, साधुओं को, संतों को स्नान करने के बाद सूर्य के सामने जल अर्पित करते हैं, तो हमने ये मान लिया, और उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमने ये मान लिया कि जो सविता नामक देवता था वो सूर्य देवता ही था। इसलिए ऋग्वैदिक पीरियड के तीसरे मंडल में जो सविता नामक देवता था उससे संबंधित था गायत्री मंत्र। उससे आगे ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस प्रकार की व्यवस्था के बारे में लिखा गया? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग्य युद्ध का वर्णन है। 10 राग्य युद्ध क्या था? 10 राजा एक तरफ थे और सुदास एक तरफ था। सुदास वर्सेस 10 राजा। तो सुदास ने अपने इन 10 राजाओं को हराया। सुदास ने अपने विजय अभियान की शुरुआत कहां से की थी, किस इलाके से की थी? अपने हरियाणा से। 10 राग्य युद्ध में सुदास ने विजय अभियान की शुरुआत की थी। इसका वर्णन कौन से मंडल में? 7वें मंडल में, 7वें मंडल में लिखा गया। 9वें मंडल में किस प्रकार का वर्णन है? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, यानी कि सोम देवता के बारे में लिखा गया, वो 9वें मंडल में लिखा गया। और 9वें मंडल में जो हम योगा डे 21 जून को जो मनाते हैं, योग के बारे में ऋग्वेद पीरियड में लिखा गया। इसीलिए तो जो योगाचार्य हैं वो तकरीबन जब भी योगा करते हैं तो ऋग्वेद का जरूर डिस्कस करते हैं, जरूर ऋग्वेद के बारे में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि योग का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। योग की शुरुआत इस भारत देश में या इस धरती पर इस ऋग्वेद में लिखने के बाद से ही प्रचलन में आई थी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस भारतीय समाज को 4 पार्टों में बांट दिया गया। वो 4 पार्ट किस बेस पर बांटे गए? वो जो 4 पार्ट बांटे गए ऋग्वेद के 10वें मंडल में, वो जो जैसा काम करेगा उसी के हिसाब से उसकी कास्टें बना दी गई। यानी कि काम के बेस पर, व्यवसाय के बेस पर इस भारतीय समाज को 4 पार्टों में बांट दिया गया। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से हमने सिर्फ मोस्टली तौर पर ये 4 मंडल ही हमने याद करने हैं, और 4 मंडलों का ही प्रमुख रूप से उल्लेख तो सभी का किया गया है ऋग्वेद में, लेकिन मोस्टली तौर पर एग्जाम के अंदर इन्हीं 4 मंडलों में से क्वेश्चन तकरीबन पूछा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया। तो एक बार इन वेदों के बारे में हम थोड़ा 2 लाइनों का डिस्कस करें तो ऋग्वेद में हवन यज्ञों की शुरुआत हुई थी। वो पूछेंगे कि जो हम लोग
अपने अपने घरों में या कोई भी हम नई चीज का शुभारंभ करते हैं, किसी भी चीज का, तो हवन यज्ञ कराते हैं। तो ये हवन यज्ञों की शुरुआत कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसी ऋग्वेद पीरियड से हवन यज्ञों की शुरुआत हुई थी। और आपने देखा होगा कि जो वामन अवतार कृष्ण ने लिया, श्री कृष्ण भगवान ने लिया था, उस वामन अवतार का वर्णन मिलता है। वो क्या था वामन अवतार का? भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए एक वामन का रूप धारण किया, और उस वामन का रूप धारण करके जब राजा हवन कर रहा था तो उसके वो पास पहुंच गया, और उसने राजा बलि से 3 वचन मांगे। और 3 में क्या मांगा उसने 3 में मांगा, वैसे तो वचन एक ही मांगा था, और उसने मांगा कि मैं 3 पग धरती या पृथ्वी को, या 3 पग जगह मांगता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस 3 पग में पूरी पृथ्वी को समाहित कर लिया और राजा बलि के घमंड को तोड़ दिया। इस बात का वर्णन मिलता है, वो हमें ऋग्वेद पीरियड में ही मिलता है, ऋग्वेद में ही उसके बारे में लिखा गया है। हमें इतिहास की जो जानकारियां मिलती हैं वो हमें इन वेदों से मिलती है, पुराणों से मिलती है, वेदांगों से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है। ऋग्वेद के बाद जो दूसरा वेद आया, सेकंड नंबर का जो वेद था, वो यजुर्वेद था। इस यजुर्वेद में क्या था? इस यजुर्वेद में हिंदी के जो गद्यांश और पद्यांश लिखे गए, जो हम 9th 10th में 8th में जो हम हिंदी की 2 अलग अलग बुकें पढ़ते हैं, जिसमें एक बुक गद्यांश की होती है, एक बुक पद्यांश की होती है, यानी कि कविताओं की होती है, एक में स्टोरियां होती है। और वो गद्यांश और पद्यांश दोनों लिखे गए पहली बार इसी यजुर्वेद में लिखे गए। और इस यजुर्वेद के बाद जो तीसरा वेद आया वो सामवेद आया। सामवेद में क्या लिखा गया? सामवेद में जो इस वेद में गद्यांश और पद्यांश अलग अलग लिखे गए, ये बात याद रखना, यहां पर गद्यांश और पद्यांश अलग अलग लिखे गए, लेकिन इस 3rd वेद में, इस सामवेद में गद्यांश और पद्यांश को एक साथ लिखा गया। और एक साथ लिखा गया तो एक शब्द निकला, सारे गामा पादा निसा। ये क्या था? इसी वर्ड से, इन्हीं शब्दों से, सारे गामा पादा निसा से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई। भारतीय संगीत का जनक माना गया, किस वेद को माना गया? सामवेद को माना गया। सामवेद के बाद जो लास्ट में लिखा गया, कौन सा लिखा गया? अथर्ववेद लिखा गया। हरियाणा के एग्जाम के अंदर तो कई बार सामवेद से भी पूछते हैं कि सामवेद में सारे गामा पादा निसा ये लिखा हुआ एक ईंट मिली, वो हरियाणा में कहां से मिली? वो हरियाणा में हिसार के अग्रोहा से मिली। हिसार के अग्रोहा से भारतीय संगीत के वर्ड मिले, सारे गामा पादा निसा लिखे हुए मिले। वो किस वेद से संबंधित हैं? वो सामवेद से संबंधित हैं। और उसके बाद अथर्ववेद आया। अथर्ववेद में सबसे लास्ट का वेद है, और अथर्ववेद में जादू टोने और जादू टोनों का बढ़ावा हुआ, और जादू टोनों का बढ़ावा हुआ इस अथर्ववेद में। अथर्ववेद के बाद इस भारत में पुराण लिखे गए। कई बार वो सीक्वेंस पूछते हैं कि सबसे पहले क्या लिखे गए? सबसे पहले वेद लिखे गए। वेदों के बाद वेद कितने? वेद 4 लिखे गए। उसके बाद पुराण लिखे गए। वेद किसके द्वारा लिखे गए? महर्षि वेद व्यास के द्वारा शुरुआत हुई थी। अलग अलग व्यक्तियों ने लिखे, बीच बीच में अलग अलग ने अपना काम किया, वेदों के अंदर चीजों को इंक्लूड करते चले गए। पुराण किसके द्वारा लिखे गए? पुराण महर्षि लोमहर्ष के द्वारा लिखे गए। यानी कि पुराणों को लिखने की शुरुआत महर्षि लोमहर्ष के द्वारा की गई। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के बाद क्या लिखे गए? पुराणों के बाद वेदांग लिखे गए, और वेदांगों के बाद क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। और हमारे जो इतिहास की जो हमें जानकारियां मिलती हैं, वे हमें कहां से मिलती हैं? इतिहास की जो पुरानी जानकारियां हैं वो वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, वेदांगों से। जो विदेशी यात्री भारत में आए और भारत में आकर के उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और उन व्यवस्थाओं को अपनी बुक के जरिए लिखा, यहाँ से हमें इतिहास की जानकारियां मिलती हैं। और इसी तरह से
ये जब आर्य लोग भारत में आए थे तो भारत में आकर के इन्होंने यहाँ पर जो ग्रामीण सभ्यता विकसित की, तो आर्य लोग ही पहले ऐसे व्यक्ति थे इस भारत देश में जिन्होंने लौह धातु का प्रयोग किया था। यानी कि लौह धातु का, लोहे का जो प्रयोग किया वो सबसे पहले किस पीरियड में किया गया? वो वैदिक पीरियड में किया गया। इसी कारण से इस वैदिक सिविलाइजेशन को लौह युगीन सिविलाइजेशन या लौह युगीन सभ्यता कहा गया। जैसा कि मैंने बताया कि वैदिक सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, ये दोनों ही सिविलाइजेशनें प्रोटो हिस्टोरिकल का पार्ट है, आदि ऐतिहासिक का पार्ट है और प्रोटो हिस्टोरिकल का पार्ट है। और इसी पार्ट, इन दोनों पार्टों में के बाद हिस्ट्री के पार्ट की शुरुआत होती है। जो थर्ड पार्ट, जो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांट दिया, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्ट्री। जो प्री हिस्टोरिकल है, उस प्री हिस्टोरिकल में ना तो कोई भी इतिहास की घटनाएं लिखी नहीं गई और लिखी नहीं गई तो पढ़ी भी नहीं गई थी। इसी कारण से हम उससे पहले की घटनाओं को, जब वो कहीं लिखा ही नहीं गया, तो हम उसे कैसे इतिहास के अंदर पढ़ सकते हैं। इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद ये आर्य लोग आए थे और आर्य लोगों के बाद जब ये पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी तो वैदिक सिविलाइजेशन में ऋग्वैदिक पीरियड के बाद उत्तर वैदिक पीरियड आया। उत्तर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा यहाँ की व्यवस्थाएं चेंज हुई। वो व्यवस्थाएं कौन कौन सी चेंज हुई? मोस्टली तौर पर वे व्यवस्थाएं चेंज हुई। ऋग्वैदिक पीरियड में हम इंद्र को प्रमुख मानते थे, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में हम प्रजापति को यानी कि शिव को हम प्रमुख मानते थे। ऋग्वैदिक पीरियड में हवन यज्ञों की शुरुआत हमने ऋग्वैदिक पीरियड में पढ़ा, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ शुरू हो गए थे, प्रारंभ हो गए थे। और ऋग्वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि यहाँ पर भारतीय समाज को बांटा गया। यहाँ पर भारतीय समाज को जो जैसा काम करेगा उसकी वैसी कास्ट होंगी, बांट दिया गया। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में भारतीय समाज को बर्थ के बेस पर, जन्म के बेस पर बांट दिया गया। और पोस्ट वैदिक पीरियड से ही शुरुआत हुई। जो आप लोग, हम लोग, सभी लोग सरनेम लगाते हैं, जो गोत्र व्यवस्था है, जो गोत्र सिस्टम है, जो सरनेम का सिस्टम है, वो पोस्ट वैदिक पीरियड से ही शुरू हुआ। और इसी पोस्ट वैदिक पीरियड में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया। या एग्जामिनर पूछता है कि 2 बड़े महाकाव्य लिखे गए, रामायण भी इसी के टाइम पीरियड में, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में लिखी गई और रामायण भी उसी के टाइम पीरियड में लिखी गई। आदि ग्रंथ इसे कहा गया, आदि ग्रंथ रामायण को कहा गया है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, ये भारत देश 16 महाजनपदों में बट गया। यानी कि आर्य लोग भारत में आए, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, इस भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया। थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद।